देखो अभी हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होता है और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो रेस्पिरेशन की ओवरऑल प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ये रेस्पिरेशन की ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन है ये दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है दोनों ही रेस्पिरेशन में कॉमन होता है, और जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जिसका ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है पायरूवेट में, ठीक है। जो ये वाला स्टेप है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरूवेट में होना, ये वाला स्टेप होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ये वाला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन होता है, ठीक है। दोनों ही रेस्पिरेशन में ये वाला स्टेप होता ही होता है। अब जो पायरूवेट बना है इसका क्या होगा, पायरूवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का यूज होकर पायरूवेट का ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका फर्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह सेम है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरूवेट में, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरूवेट है उसका ब्रेकडाउन होता है इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ के साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। और जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये यीस्ट में होता है फर्मेंटेशन के टाइम पे। देखो हमने पढ़ा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है फर्मेंटेशन के टाइम पे, लेकिन हमारी जो मसल सेल्स हैं उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में। होता क्या है कि जब हम हैवी एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पर जो हमारी मसल सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होने पर जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और साथ के साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। अब जो ये लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल सेल्स में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, और इसी वजह से ही हमें क्रैम्प्स आते हैं जब हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसी हैवी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड है वो मसल सेल्स में इकट्ठा होता रहता है और हमें क्रैम्प्स फील होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि रेस्पिरेशन के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका क्या होता है। उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। जो सेल है उस एनर्जी को यूज़ कर लेती है एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए। अब इस एटीपी का क्या होता है, सेल इस एटीपी को एज ए फ्यूल यूज करती है ताकि सेल जो दूसरी एक्टिविटी करती है उसके लिए सेल को एनर्जी मिल सके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब थोड़ा सा एटीपी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जो एटीपी है उसे एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, उसे फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेलुलर प्रोसेस होती है मतलब जो सेल की एक्टिविटी होती है उनके लिए एनर्जी जो मिलती है वो एटीपी से ही मिलती है, ठीक है। अब देखो हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब जो एटीपी मॉलिक्यूल बनता है वो एडीपी से बनता है, ठीक है। एडीपी से बनता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ये दोनों मिलके बनाते हैं एटीपी मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जिसमें फर्स्ट है रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब ये है वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर ही होती है और इसी ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। हम जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर वाली ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो जो फिशेज़ हैं वो वाटर को अपने मुंह के अंदर ले जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो जो फिशेज़ हैं वो वाटर को अपने मुंह के अंदर ले जाती हैं, मुंह से जो वाटर है वो गिल्स में चला जाता है, ठीक है। जो गिल्स है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फिशेज़ का। अब गिल्स से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है, इस तरह से एक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स।
इस डायग्राम में देखो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। ये नेसल पासेज है, नेसल पासेज के बिल्कुल नीचे होती है माउथ कैविटी, ये फेरेंक्स है, ये लैरिंक्स है, ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद ये दो है लंग, ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है, ठीक है। लंग्स में ये देखो यहाँ पर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। अब देखो जब हम सांस लेते हैं, मतलब जब हम ब्रीद इन करते हैं, तो उस टाइम पर जो नॉस्ट्रिल से एयर है वो थ्रोट में जाती है, थ्रोट से एयर जाती है लंग्स में, ठीक है। नॉस्ट्रिल में बहुत फाइन हेयर्स होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं, और जो फिल्टर्ड एयर है वही जाती है थ्रोट में। अब देखो जो थ्रोट है, थ्रोट में होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, जो ये इंश्योर करती है कि जो एयर है वो कोलैप्स ना हो। थ्रोट के बाद एयर जाती है लंग्स में। ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। अब लंग्स के अंदर स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं जो कि फाइनली टर्मिनेट हो जाती हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, और इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। जो एल्वियोलाई है ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि गैशियस एक्सचेंज हो सके। अब देखो एल्वियोलाई में ही गैशियस एक्सचेंज क्यों होता है, क्योंकि एल्वियोलाई में होती हैं ब्लड वेसल्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ब्लड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, और जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता हुआ जाता है सभी बॉडी पार्ट से, ऑक्सीजन भी पहुंचती रहती है सभी बॉडी पार्ट्स में। देखो जब हम सांस लेते हैं तो जो रिब्स हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं और डायफ्रेगम फ्लैट हो जाता है। जब आप सांस लोगे तो आपको खुद फील होगा कि जो रिब्स हैं वो लिफ्ट हो गई हैं, ठीक है, और डायफ्रेगम जो कि रिब्स के नीचे प्रेजेंट होता है वो फ्लैट हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी है वो लार्ज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो एयर है वो लंग्स के अंदर फिल हो गई है, मतलब लंग्स में चली गई है। लंग्स से एयर चली जाती है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई कहाँ है, लंग्स के अंदर ही है, लंग्स का ही पार्ट है एल्वियोलाई, ठीक है। अब एल्वियोलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। जो ये ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर चली जाती है ऑक्सीजन, और उसके बाद ब्लड वेसल से सभी बॉडी पार्ट्स में चली जाती है ऑक्सीजन। ये तो बात हो गई कि ऑक्सीजन किस तरह से हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, सेल्स में ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर कैसे आएगी, अब देखो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सभी बॉडी पार्ट से, देखो सभी बॉडी पार्ट सेल से ही बने हुए हैं ना, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सभी बॉडी पार्ट से एल्वियोलाई में ही आती है। लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उनमें ही आ जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स के थ्रू ही फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है, क्योंकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तब हम ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं अपने अंदर, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी नोज के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उन पे बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब होता क्या है, प्लांट पार्ट्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसिस होते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसिस इसलिए होते हैं ताकि प्लांट की जो सेल्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में रहें, ठीक है। अब देखो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मतलब फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली ये है कि जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स का वो फोटोसिंथेसिस से अलग होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर गई, ठीक है, सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट से बाहर आ गई। ये प्रोसेस है प्लांट्स में रेस्पिरेशन की। अब कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है। उन्हें बस यही पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब भाई रेस्पिरेशन में प्लांट्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई कमेंट मत करना कि आपने गलत लिखा है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये रेस्पिरेशन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो प्लांट्स में होता क्या है, दिन के टाइम में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी होता है दिन के टाइम में प्लांट्स में। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन रात में सोलर एनर्जी नहीं है तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। तो प्लांट्स में
रात में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर आ जाती है स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। देखो, जनरल वर्ड्स में जाने तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, लेकिन हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो, हमें पता है कि लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसकी वजह से जो लीफ है वो फूड प्रिपेयर करती है। अब लीफ से ये फूड प्लांट के सभी पार्ट में कैसे पहुंचेगा, ठीक है। और जो रूट है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो वाटर रूट से प्लांट के सभी पार्ट में कैसे पहुंचेगा। समझ में आ रहा है कि लीफ से फूड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना एंड रूट से वाटर का सभी प्लांट पार्ट्स में जाना किस तरह से पॉसिबल होगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस से ही पॉसिबल होता है, तो अभी हम इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखो, प्लांट्स में होते हैं वस्कुलर बंडल और वस्कुलर बंडल के अंदर होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है ये जाइलम का होता है। होता क्या है, जो रूट है वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब रूट में जो जाइलम है, ठीक है, रूट में जो जाइलम है उनके थ्रू प्लांट के सभी पार्ट्स जैसे स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, इन सभी में वाटर पहुंच जाता है। अब देखो, सिर्फ रूट में ही जाइलम नहीं होता है, प्लांट के सभी पार्ट में जाइलम होता है। और जो ये जाइलम है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपस में कनेक्टेड होती है। मतलब जो रूट के जाइलम है वो स्टेम से भी कनेक्टेड होंगे, ठीक है, स्टेम के जाइलम है वो लीफ से कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह से जो वाटर है वो रूट से होता हुआ प्लांट के सभी पार्ट में पहुंच जाता है। देखो, होता क्या है, रूट की सेल्स जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में होती हैं वो सॉइल से आयन ले लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो जाता है। किसके बीच में, रूट एंड सॉइल की जो आयन की कंसंट्रेशन होती है उसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सॉइल से आयन ले लिए रूट ने, ठीक है। अब सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आयन की कंसंट्रेशन कम है, जबकि रूट में वाटर की कंसंट्रेशन कम है और आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी है। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए सॉइल से वाटर रूट में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो रूट है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। देखो, अभी हमने पढ़ा सॉइल एंड रूट में आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इस प्रेशर की वजह से प्लांट्स में काफ़ी ऊपर तक वाटर नहीं पहुंच पाता। प्लांट्स कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो उस हाइट तक वाटर नहीं पहुंच पाता। तो वाटर को प्लांट्स के सभी पार्ट में पहुंचने के लिए दूसरा फिनोमिना वर्क करता है, वो फिनोमिना है ट्रांसपीरेशन। देखो, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि प्लांट्स की जो लीफ हैं उनमें बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा से ही वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। देखो, जो ट्रांसपीरेशन है वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मतलब प्लांट के जो अपर पार्ट है यानी कि जो लीफ है, अगर वहाँ से वाटर लॉस होता जाएगा, वाटर लॉस होता जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी लीफ में। तो क्या होगा कि जो रूट है वो सॉइल से वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी और ट्रांसपीरेशन की वजह से ही वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। तो वाटर की जो मूवमेंट होती है ट्रांसपीरेशन की वजह से वो रूट से लीव्स की तरफ होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो ट्रांसपीरेशन है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। गर्मियों में जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक सी लगती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीफ से वाटर लॉस हो रहा होता है, मतलब लीफ में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो रही होती है, जिसकी वजह से पेड़ के नीचे बैठने पे ठंडक सी फील होती है। हमने अभी पढ़ लिया कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो, लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि प्लांट अपना फूड खुद बना रहा है, ठीक है। फूड किस फॉर्म में बना रहा है, शुगर की फॉर्म में। अब जो लीफ है, लीफ से ही फूड जाना है स्टेम में, फूड जाना है ब्रांचेज में, फूड जाना है रूट में। अब किस तरह से लीफ से डिफरेंट पार्ट में प्लांट के फूड ट्रांसपोर्ट होगा, हम ये पढ़ेंगे। यहाँ देखो, एक नई टर्म है ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब देखो,
जो वाटर है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता था जाइलम के थ्रू, यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट के सभी पार्ट में प्रेजेंट होती है, और इसी फ्लोएम के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट में लीफ से फूड जाता है। अब देखो, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे सब्सटेंसेस जैसे अमाइनो एसिड, हार्मोन, ये भी फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में, ठीक है। अब देखो, जो ये फ्लोएम है, फ्लोएम का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं सीव ट्यूब। वो इस तरह से दिखता है। इस सीव ट्यूब के थ्रू ही, ठीक है, ये फ्लोएम का ही एक पार्ट है जो कि सीव ट्यूब है, और इसके थ्रू ही फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट में, ठीक है। अब देखो, जो वाटर है, वाटर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में उसका ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन फूड लीफ में बनता है, तो लीफ से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि फूड की ज़रूरत रूट को भी होती है, ठीक है। तो लीफ से नीचे की तरफ आएगा फूड रूट में, और लीफ से जो लीफ के ऊपर की तरफ ब्रांचेस हैं उनमें भी जाता है फूड, ठीक है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन अ प्लांट। देखो, लीफ में फूड बना, अब फूड फ्लोएम में कैसे जाएगा? फ्लोएम में जब जाता है फूड तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें पता है लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, ठीक है। अब जो फूड है वो फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स हैं उसमें लोड हो जाएगा, ठीक है। जब फूड सीव ट्यूब्स में लोड हो जाता है उसके बाद वाटर एंटर कर जाता है सीव ट्यूब्स में, ठीक है। जैसे ही वाटर एंटर कर जाता है सीव ट्यूब में तो जो सीव ट्यूब्स का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो फूड की मूवमेंट है ना वो प्लांट के सभी पार्ट्स की तरफ होने लगती है, ठीक है, क्योंकि जो ये सीव ट्यूब का प्रेशर है वो ज़्यादा है, लेकिन जो प्लांट के सभी पार्ट्स हैं वहाँ पर प्रेशर कम है। तो इस वजह से फूड की जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो ये है मैकेनिज्म कि किस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। देखो, अभी हमने पढ़ा कि प्लांट के अंदर फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो, ह्यूमन बींग्स में फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है। हमें पता है कि जो ब्लड है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जाता है, तो इन सब का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू ही होता है। लेकिन अब जो ब्लड है वो अपने आप तो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में नहीं जाएगा, तो इसके लिए हमारी बॉडी को एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सभी पार्ट्स में ब्लड को पुश करता है, ठीक है। और उस पंपिंग ऑर्गन का नाम है हार्ट। अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। देखो, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 आर्ट्रियम। ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब ये 4 चैम्बर क्यों बने हैं ह्यूमन हार्ट में? ये इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो सके, इसलिए हमारे हार्ट में चैम्बर्स बने होते हैं। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, हमें पता है कि लंग्स में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ जाती है, उसके बाद लंग्स से वो ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, ठीक है। तो लंग्स प्योरिफिकेशन का काम करते हैं ब्लड का। अब होता क्या है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग से चला जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम से। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सभी पार्ट में चला जाता है, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन पहुंच गई है बॉडी के सभी पार्ट में। अब बॉडी के सभी पार्ट में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाएगी? अब बॉडी के सभी पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड में आ गई है, तो अब इस ब्लड को क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सभी पार्ट से राइट आर्ट्रियम में चला जाएगा। फिर राइट आर्ट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्यों चला जाएगा? क्योंकि ब्लड का जो प्योरिफिकेशन है वो लंग्स में ही होता है। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब ब्लड
लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है या फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता। बैक फ्लो भी तो हो सकता है ना ब्लड का, लेकिन बैक फ्लो नहीं होता ब्लड का। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच में वाल्व्स लगे होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड का बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना हो। ठीक है, अब देखो जो वेन होती हैं सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस यहाँ पर ये है कि जो पल्मनरी वेन है, ठीक है, जो पल्मनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह से जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जो पल्मनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। देखो होता क्या है, जब ब्लड वेसल्स में से फ्लो करता है तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल। ठीक है, और इसे ही बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यहाँ पर ये वेसल क्या है, देखो आर्टरी और वेन को ही वेसल बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आर्टरी का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि वेन्स का प्रेशर आर्टरी से कम होता है। नेक्स्ट है सिस्टोलिक प्रेशर। देखो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और उसके बाद है डायस्टोलिक प्रेशर। जब रिलैक्सेशन होता है आर्टरी का उस टाइम पर आर्टरी का जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm, नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे ही बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूव होना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है जिसमें 2 किडनी होती है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, 2 यूरेटर होते हैं, लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड एक यूरेथ्रा होता है। देखो होता क्या है, जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद बनता है यूरिन। यूरिन यूरेटर के थ्रू आता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है। जब यूरिन पास आउट की अर्ज होती है तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखो हम सभी की बॉडी में बहुत सारा हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है जिसमें आता है यूरिया और यूरिक एसिड। इसे ब्लड से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तो किडनी ब्लड को प्योरीफाई कर देती है, उसके बाद होते हैं यूरिन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस वजह से यूरिन फॉर्मेशन ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकल सकें। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखो हमने ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो हार्ट है वो ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स में सेंड करता है। ठीक है, तो हार्ट से ब्लड किडनी में भी जाएगा, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन की फॉर्मेशन होती है। देखो जो यूरिन फॉर्मेशन का काम है वो किडनी करती है, लेकिन किडनी का भी कौन सा पार्ट करता है, किडनी का जो नेफ्रॉन पार्ट है वो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखो यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन। हमें पता है जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो किडनी में होती है। किडनी के कौन से पार्ट में होती है, नेफ्रॉन में होती है। साइड में जो ये डायग्राम देख रहे हो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ इस डायग्राम में देखो नेफ्रॉन के अंदर होते हैं बोमन कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस के अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो फिल्ट्रेशन किस चीज़ का होता है, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उसी का ही तो फिल्ट्रेशन होगा ना। अब ये फिल्ट्रेशन कैसे होगा ये हम देखेंगे। देखो ब्लड कैपिलरीज से ब्लड फ्लो करता है ग्लोमेरुलस से। इस डायग्राम में देखो ये है ब्लड कैपिलरीज, यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा इस ग्लोमेरुलस में। ठीक है, ग्लोमेरुलस से ब्लड फ्लो करता है बोमन कैप्सूल में। ठीक है, बोमन कैप्सूल से ब्लड फ्लो करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। अब देखो जो ब्लड फिल्टर हुआ है तो जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या क्या होता है, फिल्ट्रेट में होता है वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, एक्सेस सॉल्ट एंड यूरिया। फिल्ट्रेट का मतलब समझते हो कि ब्लड फिल्टर हुआ है, और जो फिल्ट्रेट मतलब जो एज ए वेस्ट मटेरियल जो निकला है वो निकला है वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट एंड यूरिया।
अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी में, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है रेनल ट्यूब्यूल्स में। होता क्या है, फिल्ट्रेशन के टाइम पे ब्लड में से वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और आयरन, सॉल्ट ये सब निकल जाते हैं, लेकिन बॉडी को इनकी फिर से जब ज़रूरत होती है, ठीक है, ज़रूरत होती है, तो बॉडी इन सब्सटेंसेस को, इन नेसेसरी सब्सटेंसेस को, जैसे वाटर, ग्लूकोज, आयंस सच एज सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, इनको वापस ले लेती है। वापस कैसे ले लेती है? रेनल ट्यूब्यूल की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें ये जो नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं इनका फिर से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। थर्ड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में जब आयंस की कंसंट्रेशन, अमोनिया की कंसंट्रेशन, या फिर जो हम कुछ मेडिसिन लेते हैं उनके अंदर जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, ठीक है। होता क्या है कि जो ब्लड कैपिलरीज रेनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ होती हैं, तो ये सभी आयंस और कुछ ड्रग्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन कैपिलरीज में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एडिशनल वे होता है ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाए। होता क्या है, अब जितना भी जो फिल्ट्रेट है वो सभी डिस्टल ट्यूब्यूल में इकट्ठा हो जाता है। डिस्टल ट्यूब्यूल से ये सभी वेस्ट जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट में जो लाइट येलो वाटरी फ्लूइड होता है इसे ही बोलते हैं यूरिन। देखो, डिस्टल ट्यूब्यूल से यूरिन जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जाता है यूरेटर्स में, यूरेटर्स के थ्रू यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है टेम्परली स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी से यूरिन बाहर आ जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। अभी हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट में भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें प्लांट से बाहर निकलना होता है। अब ये किस तरह से बाहर निकलते हैं हम वो पढ़ेंगे। देखो प्लांट में जब एक्सेस वाटर हो जाता है तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर प्लांट से बाहर चला जाता है और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है लीफ में, ठीक है। हमें पता है कि प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स का वो वैक्यूल में भी स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो प्लांट की लीव में भी स्टोर हो जाते हैं और बाद में ये लीव्स प्लांट से टूट के गिर जाती हैं, ठीक है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। ये स्टोर कहाँ पे होते हैं? जो ओल्ड जाइलम होता है उनमें स्टोर हो जाते हैं। तो इस टॉपिक के साथ क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस यहीं पर कंप्लीट होता है।